नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटली जीके शॉर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स सोशल स्टडी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज वही दिन है, आज हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा या आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करने हैं। और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर 9882350646 इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, आर्टिकल 66 जो है यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध रखता है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से, ये आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी चाहिए होती है, ये भी आप याद रखना, 35 ईयर। कितनी चाहिए, 35। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन दिलाता है शपथ, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ना हो तो किसी अन्य की सलाह पर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि डॉक्टर कृष्णकांत, क्या नाम बताया मैंने, डॉक्टर कृष्णकांत जो थे वो आपके एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र आपके उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम बताया मैंने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी आप याद रखना, तो इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। क्या नाम है, श्री जगदीप धनखड़। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई, ये आप जरूर से याद रखेंगे। इनका नाम रहेगा A.O. ह्यूम। क्या नाम रहेगा, A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था INU। ठीक है, INU यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और यह नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आप याद रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम बताया मैंने, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, डॉक्टर एनी बेसेंट। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करने हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी थी। कितने लोगों के द्वारा, 72। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो प्रथम आप लिख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कहा था कि कोई भी भारतीय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। किसके द्वारा कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कहा था कि कोई भी भारतीय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है उसे जरूर से नोट डाउन करना, जिनमें शामिल रहेगा आपका डफरिन, करजन, लाला लाजपत राय, तिलक, विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्वनी कुमार दत्त। इन सभी की परिभाषाएं आप अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लेना और अच्छे से याद रखना। इसके अलावा आप लिखेंगे कांग्रेस के गर्मपंथी नेता।
तो कांग्रेस के गर्मपंथी नेता में कौन कौन से लोग शामिल है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। इन चारों के नाम आप अच्छे से सुन लो। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और आपका अरविंद घोष, ये कांग्रेस के गर्मपंथी नेता थे। और कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन कौन से हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इनमें शामिल है आपका दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज मेहता, विनोद नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। क्या क्या नाम बताया मैंने, एक बार दोबारा से सुन लो। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज मेहता, गोविंद नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखना, यहां से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑन व्हाट डज इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड द मोस्ट। तो इंडिया एग्रीकल्चर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये रहेगा आपका वर्षा के ऊपर। वर्षा के ऊपर यानी कि रेन के ऊपर। यहां से कौन सी थ्योरी बनती है? तो यहां से भी आप कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप याद रखेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलें। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलें। तो फसलें होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जैद की फसलें। ठीक है, रबी की फसलें जो है ये कब बोई जाती है आप याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रबी की फसल की। तो रबी की फसल बोई जाती है आपकी शीत ऋतु में। उसके बाद आती है आपकी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो है ये मानसून में बोई जाती है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और तीसरी है आपकी जैद की फसलें, ये बोई जाती है आपके सूखे मौसम में। ठीक है, इन तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। तीन फसलें बताई मैंने आपको, रबी की फसल जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसल जो कि मानसून ऋतु में बोई जाती है और जैद की फसलें जो कि सूखे मौसम में बोई जाती है। बात कर लेते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल जो है इसकी बुआई होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। कब होती है आपकी इसकी बुआई? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ये भी आप याद रखेंगे, मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई होती है। खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी जून जुलाई में। लिख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर, जून जुलाई में बोई जाती है और इसकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और जैद की फसलें जो है ये सूखे मौसम में बोई जाती है और इनकी बुआई होती है आपकी मार्च में और इनकी कटाई होती है आपकी अप्रैल में। ठीक है, तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती है अपनी कॉपी में लिख लो। रबी की फसलों में रहेगी आपकी गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर और आलू। ये सभी क्या है? ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है? धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द। ये सभी रहेगी आपकी खरीफ की फसलें। कौन कौन सी बताई मैंने, दोबारा सुन लो। धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द। और आपकी जैद की फसलें रहेगी आपकी तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। ये सभी जो है आपकी ये जैद की फसलें हैं। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें होती है आपकी तीन प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जैद की फसल। इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, तो इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हु इज नोन एज मनु ऑफ मॉडर्न एज। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, हु स्टार्टेड द दीन इलाही रिलीजन। दीन इलाही धर्म को किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म को चलाने वाले शासक का नाम है अकबर। कब चलाया गया था ये आप याद रखेंगे, 1582 में। कब चलाया गया दीन इलाही धर्म? 1582 में। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक था आपका बीरबल। ठीक है, और बीरबल का एक अन्य नाम भी है, उसे भी आप जरूर से याद रखना, महेश दास। ठीक है, महेश दास जो है ये बीरबल का एक अन्य नाम है। और अकबर जो था ये बीरबल को कविराज क्या कहता था? कविराज। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, बीरबल जो था, बीरबल को अकबर जो था वह कविराज कहकर पुकारता था। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ ये आप याद रखना। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1546 को। कब हुआ था अकबर का जन्म ये आप याद रखेंगे। अकबर का जन्म हुआ 1546 को, सॉरी 1542 को। नोट कर लो, अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। स्थान रहेगा आपका राजकोट, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। क्या रहेगा? राजकोट में अकबर का जन्म हुआ है। अकबर का संरक्षक कौन था ये आप लिख लो। अकबर का संरक्षक था आपका बैरम खां। क्या नाम बताया मैंने? बैरम
बैरम खान जो था यह अकबर का संरक्षक था। कब से लेके कब तक, ये आप याद रखेंगे 1556 से लेके 1560 तक, ठीक है। क्योंकि अकबर जो था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ है आपका 1556 में। कब हुआ है अकबर का राज्याभिषेक? 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और तब से लेके 1560 तक बैरम खान जो था यह अकबर का संरक्षक था। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 में हुआ था। किसके बीच में हुआ है? ये आप लिखो, अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 में। और इस युद्ध में अकबर जो था वह विजयी रहा था। इसको आप अच्छे से लिख देना। उसके बाद आप याद रखेंगे 1576 में यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और इस युद्ध में भी अकबर जो था वह विजयी हुआ था। 1576 यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वह अकबर से हार जाते हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे कि अकबर का सेनापति कौन था। तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी उसी टाइम की गई थी 1576 में। कब की गई? 1576 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया? बुलंद दरवाजे का। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। निर्माण कब हुआ फतेहपुर सीकरी का? 1576 में। इसके बाद आप याद रखेंगे इबादत खाना यानी कि आपके प्रार्थना भवन की स्थापना कब की गई। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन की स्थापना की गई थी 1575 में। कब की गई? 1575 में। इसके बाद लिख लो महजरनामा। महजरनामा यानी कि आपका घोषणा पत्र। घोषणा पत्र की स्थापना की गई 1579 में। महजरनामा 1579। इसके बाद आप याद रखेंगे इलाही संवत की स्थापना। तो इलाही संवत की स्थापना की गई थी 1583 में। कब की गई? 1583 में। और सबसे ज्यादा जरूरी, मनसबदारी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया? यह आप याद रखना 1575 में। कब किया गया? 1575 में। और इसका आधार था दशमलव प्रणाली, ठीक है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? ये बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। जिनमें शामिल है आपका अबुल फजल जो कि आपके सलाहकार एवं सचिव थे। याद रखना कौन सा मंत्री के पास कौन सा योग था, ठीक है। अबुल फजल के पास था सलाहकार एवं सचिव, ठीक है। टोडरमल आपके भू राजस्व सुधार को संभालते थे, ठीक है। मानसिंह उनके सेनापति थे। बीरबल उनका मित्र था। इसके बाद आप याद रखेंगे तानसेन जो कि संगीतकार है। उसके बाद रहेगा आपका अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि आपका बैरम खान का पुत्र था। नेक्स्ट रहेगा आपका फैजी। फैजी जो है यह आपका राजकवि था। उसके बाद आप लिखेंगे मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट है आपका हकीम हुमाम। ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। और अकबर की मृत्यु हुई थी आपकी 1605 में। कब हुई थी मृत्यु? 1605 में। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। और कहां दफनाया गया था? सिकंदरा में। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ये 2022 टीजीटी आज टेट में पूछा गया था। और आपके पास 4 ऑप्शन दी गई थी, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो अकबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अकबर ने कौन कौन से कार्य किए थे, कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहांगीर के ऊपर। जहांगीर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फर्स्ट लिखेंगे आप, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाई थी, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जहांगीर ने सिक्के जारी किए थे कौन कौन से? जिनमें रहेगा आपका निसार रहेगा, नूर अफसा और खैर काबुल। कौन कौन से? निसार, नूर अफसा और खैर काबुल। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जहांगीर जो था उसने अपनी जनता के लिए न्याय दिलाने हेतु किस चीज का निर्माण किया था? सोने की जंजीर का। सोने की जंजीर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये आप अच्छे से याद रखना। सोने की जंजीर का निर्माण किया था जहांगीर ने, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो किस भाषा में लिखी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो ये लिखी थी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में।
जहांगीर के दरबार में 2 यूरोपियन यात्री आए थे, कौन कौन से थे ये भी आप अच्छे से याद रखना। पहले रहेंगे आपके कैप्टन हॉकिंस, लिख लो अपनी कॉपी में, कैप्टन हॉकिंस जो कि 1608 में आए थे, और दूसरे थे आपके सर टॉमस रो, ठीक है, दूसरे रहेंगे सर टॉमस रो, और ये आए थे 1615 में। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई, तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी आपकी 1627 में। कब हुई थी? 1627 में। तो जहांगीर से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए जिनमें शामिल थे आपके कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर ने 3 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जिनमें आपका निसार रहेगा, नूर अफजा और आपका रहेगा खैर काबुल। उसके बाद जहांगीर जो था उसने सोने की जंजीर का निर्माण किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी, उसकी आत्मकथा है, वो किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में। जहांगीर के दरबार में 2 प्रमुख यूरोपीय यात्री आए थे, सर आपके रहेंगे सर टॉमस रो जो कि 1615 में, और दूसरे थे आपके कैप्टन हॉकिंस जो कि आए थे आपके 1608 में। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बाबर की ओर। तो बाबर से आप कौन कौन से क्वेश्चन याद रखेंगे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ये आप याद रखना, 1519 में। कब किया गया? 1519 में, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि यह आक्रमण जो था उसका, यह यूसुफ जाति, किसके विरुद्ध? यूसुफ जाति के विरुद्ध था, ठीक है। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए हैं, 5 को आप जरूर से लिख लो अपनी कॉपी में। प्रथम रहेगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में हुआ है? लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में बाबर जो था वह विजयी रहा था, ठीक है। और दूसरा युद्ध है उनका खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ है। और ये किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। और यह इस युद्ध में भी बाबर जो था वह विजयी रहा था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, जो कि आपका 1528 को हुआ था। और यह युद्ध जो है ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ है। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। और लास्ट रहेगा घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। किसके बीच में हुआ? अफगान और बाबर के बीच में। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। इसके बाद आप लिखेंगे कि बाबर की मृत्यु कब हुई। याद रखना, बाबर की मृत्यु हुई है 1530 में। कब हुई है बाबर की मृत्यु? 1530 में। कहां पर हुई? आगरा में, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम रहेगा? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बाबरनामा जो है ये लिखी गई है आपकी तुर्क भाषा में, ठीक है। तुर्क भाषा में बाबरनामा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही 3 थे आपके जो मैंने आपको बता दिए। अकबर, जहांगीर हो गया आपका, और बाबर हो गया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन तीनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपकी बोध गया में। कहां पर हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध और आपका महावीर हो गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये बहुत बड़े चैप्टर है। इन दोनों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति के पास संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 3। कौन कौन सी रहेगी अपनी कॉपी के ऊपर लिख दीजिए। प्रथम रहेगी आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, पहली आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी रहेगी आपकी राज्य आपातकाल, ठीक है, और तीसरी रहेगी आपकी वित्तीय आपातकाल। इन तीनों को अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल आप याद रखना 352, ठीक है।
दूसरा रहेगा आपका राज्यपातकाल यानी कि आपका राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल रहेगा आपका 356। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल रहेगा आपका 360। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। तीन प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। पहली है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। दूसरी है आपकी राज्य आपातकाल, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और तीसरी है आपकी वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है ये आप याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आपका युद्ध और बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण। पहली बार कब लगा था? अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। पहली बार लगा था आपका 1962 में। कब लगा? 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार लगा था। ठीक है। और भारत और चीन के युद्ध के में इसमें, ठीक है, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम बताया मैंने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा आपका 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। और उस समय राष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है आपका 1975 में। और उस समय राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम बताया मैंने आपका? फखरुद्दीन अली अहमद। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था यह लगा था आपका आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण? आंतरिक अशांति के कारण। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा है आपका राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल जो है यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है। कब लगता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। और प्रथम बार कब लगा था यह आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 20 जून 1951। कब लगा था? 20 जून 1951 को प्रथम बार राज्य आपातकाल लगा था। और यह लगा था पंजाब में। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन यानी कि आपका राज्य आपातकाल लगता रहता है। तो यहां से यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहली बार कब लगा? 20 जून 1951 को पंजाब में। ठीक है। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो यही आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन कौन सी आपकी आपातकालीन शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति के पास है। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हाउस इज परमानेंट? तो परमानेंट हाउस कौन सा है आपका? परमानेंट हाउस है आपका राज्यसभा। क्या हाउस है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंचनजंगा लोकेटेड? तो कंचनजंगा चोटी जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये रहेगी आपकी सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? तो चिपको मूवमेंट जो है वो किससे संबंधित है? तो चिपको मूवमेंट आपका संबंध रखता है फॉरेस्ट से। किससे? फॉरेस्ट यानी कि आपका जंगल यानी कि आपका वन से। तो दोस्तों ये थी आज हमारी एचपी टेट टीजीटी सोशल स्टडी की फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है और आप बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज जरूर से वीडियो को लाइक करें। और हाँ गाइज, अगर आपको नोट चाहिए होंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर 98823506 इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।